नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि अधिकारों का क्या महत्व है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ये वीडियो आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं या 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक चीज में फायदेमंद रहेगा। या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अधिकार क्या होते हैं। देखिए, अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो अधिकार बेसिकली एक ऐसी क्षमता होती है या फिर आप एक कह सकते हो कि एक ऐसी योग्यता होती है या एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको किसी भी कार्य करने में एक प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप किसी लेवल पे हो, लेवल इन द सेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप क्लास के मॉनिटर हो, तो क्लास के मॉनिटर हो तो आपके पास तो जिम्मेदारी भी होगी। आपके पास जिम्मेदारी है तो मतलब अधिकार भी ज्यादा होंगे। अधिकार अगर आप देखोगे तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसकी तुलना में आपके पास ज्यादा अधिकार हैं, जैसे अटेंडेंस लगाने का अधिकार, ठीक है, या फिर क्लास में सबको शांत कराने का अधिकार है ना। तो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको रोकने का अधिकार। तो ये सब क्या है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास अधिकार है ना। तो अब देखिए, यही चीजें होती हैं किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कार्य करने अथवा किसी विशेष पद को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, या फिर आप कह सकते हो जो शक्ति या फिर योग्यता होती है, उसी को उस व्यक्ति का विशिष्ट अधिकार कहते हैं। ठीक है, अधिकार मनुष्य के जीवन में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है, जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। यानी कि अधिकारों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको जीवन जीना है तो। अच्छा, इसको हम मांग भी करते हैं, है ना, जिसकी वो मांग करता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक होता है मांग, दूसरा होता है दावा और तीसरा होता है अधिकार। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ, चीजें समझ में आ जाएगी। मांग क्या होता है, आप जब किसी से डिमांड करते हो, फॉर एग्जांपल आप 10वीं क्लास में स्टडी कर रहे हो, 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, और आप अपने पिताजी से कहे कि पापा अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छा नंबर लेके आ जाता हूँ तो आप मुझे एक साइकिल दिला देना। आपने क्या किया, आपने मांग किया है, किससे, अपने पिताजी से। इसको हम कहते हैं मांग। अब देखो यहाँ पे संभावना क्या है, 0 और 100 की। अगर आपके पिताजी ने साइकिल दिला दी तो मतलब 100 है, यानी कि अगर आपके पिताजी ने साइकिल नहीं दिलाई तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो मांग किया था पापा ने उसको खत्म कर दिया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज होती है दावा। दावा का मतलब ये हुआ कि दावा जिसमें ना 50-50% का चांसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपके पास एक फोन था और वो फोन आपने न्यू लिया था और रास्ते में जा रहे हो आप और वो फोन गिर गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, पुलिस में कंप्लेन लिखवाओगे। और आपको ये बात पता है कंप्लेन करने के बाद फोन मिलता भी है, नहीं भी मिलता है ना, मैक्सिमम चांस में तो नहीं मिलता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपने कुछ टाइम बाद किसी के हाथ में अपने जैसा ही फोन देखा, तो आप अपने फोन को जब देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ सिंबल पहचानने की कोशिश करोगे कि यार ये फोन मेरा तो ही तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे उस व्यक्ति के पास, कहोगे कि भैया एक मिनट फोन दिखाना आप। तो फोन अगर मान लो आप देखते हो और देखने के बाद आपने जैसा निशान लगाया था ऐसा ही निशान उस फोन पे है, तो आप क्या करोगे, उससे दावा करोगे। क्या करोगे, दावा। मतलब आप शक के आधार पे उसको दावा कर रहे हो कि भाई ये फोन मेरा है। उसने कहा नहीं भाई ये फोन तुम्हारा नहीं है, फोन मेरा है। आप दोनों चले गए पुलिस स्टेशन में और उसके बाद अपने अपने दावों को रखा कि भैया ये फोन हमारा था और इस तरीके से ये सामने वाला व्यक्ति हमारा फोन कह रहा है। ठीक है, अब पुलिस वाला क्या कहेगा, ठीक है अगर आपका फोन है आप बिल लेके आ जाओ। अब दोनों व्यक्ति को भेजा जाएगा बिल लेने के लिए। अब जो भी व्यक्ति बिल लेके आएगा और उससे मैच खाएगा वो फोन उसका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही चीजें हैं कि
आपको यहाँ पे देखा जाएगा 50-50% का चांस, यानी कि वो फोन आपका हो भी सकता है, वो फोन आपका हो भी नहीं सकता है। तो आपने सिर्फ क्या किया है, दावा किया है। लेकिन दावा में अगर देखा जाए तो 50% का अधिकार छिपा रहता है कि वो फोन आपका हो भी सकता है, वो फोन आपका नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं अधिकारों के। अधिकार क्या होते हैं? बेसिकली अधिकार जिसमें 100% की पॉसिबिलिटी है कि वो चीज क्या है, आपका ही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उस फोन का बिल मैच कर गया किसी के साथ, तो उस व्यक्ति का 100% अधिकार हो जाता है वो फोन लेने का। अब दुनिया की कोई भी शक्ति उसको उस फोन से नहीं छीन सकती, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार की अथॉरिटी होती है, एक प्रकार की शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति के पास आ जाती है उस चीज को ग्रहण करने की, चाहे वो पद हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो अधिकारों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अधिकार जहां पे होते हैं वहां पे मांग भी होता है और वहां पे दावा भी छिपा हुआ होता है। लेकिन जहां दावा होता है वहां पे मांग भी होता है और अधिकार 50% होते हैं। ठीक है, और जहां पे मांग होता है वहां पे तो मांग होता ही है। समझ में आ गई बातें? अच्छा, दूसरी चीज, कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून क्या है, कानून बनाया गया है कि किस किस तरीके से अधिकारों की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, यानी कि राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। बेसिकली ये एक चीज ऐसी है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आवश्यक अधिकार को कहते हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो मौलिक अधिकार जरूरी होता है सभी के लिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार 6 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि बहुत सारे मौलिक अधिकार के टाइप्स हैं, बट 6 को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसी वजह से हम 6 को ही ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो समानता का अधिकार का जो दिया गया है 14 से लेकर 18। अब देखिए 14 से 18 के बीच में समानता से रिलेटेड बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना। तो ये चीजें हैं, तो समानता से रिलेटेड है, इसलिए हमने पूरे को एक ही मान दिया, यानी कि समानता का अधिकार मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा दूसरा समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया। बेसिकली अब यहाँ पे देखिए 6 मौलिक अधिकार है। अब इसको याद करने का मैं तरीका ये बताता हूँ। देखो बच्चों को ये चीजें याद तो हो जाती है, बट ऐसा होता है कि ये चीजें ना सीक्वेंस में नहीं याद होती है। कहीं ऊपर, कहीं बच्चे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार पहले आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसके बाद आता है ना, तो ऊपर नीचे हो जाता है। इसको मैं समझाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक ट्रिक पता लग पाए कि आप इसको कैसे याद करोगे। देखिए क्या लिखा है, समस्व शोध संस्कृति उपचार। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये लाइन याद है ना, तो आप इस अनुच्छेद को इजीली याद कर पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सम का मतलब होता है समानता, यानी कि समानता का अधिकार। आगे देखिए आ रहा है ना, सम यानी कि समानता का अधिकार। स्व का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 2 वर्ड इसमें भी मिल रहा है। शोध, शोध यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जहां पे भी आपको शो नजर आएगा यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ध से क्या, धार्मिक से स्टार्ट होता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और उपचार, संस्कृति यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार या शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये लिखा है समस्व शोध संस्कृति उपचार, यानी कि सम यानी कि समानता, स्व मतलब स्वतंत्रता, सो मतलब शोषण, ध मतलब धार्मिक, संस्कृति मतलब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, उपचार मतलब संवैधानिक उपचार। समझ में आएगी बातें? चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसमें हम एक एक चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे कि यानी कि समानता का अधिकार जो 14 से 18 में दिया गया है
उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि सारे व्यक्ति कानून के सामने समान है, बराबर है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून सबके लिए एक बराबर काम करेगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और ऐसा कोई करता है तो उस पर निषेध लगा दिया जाएगा, यानी कि रोक लगा दिया जाएगा। आगे अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि पदवियों का अंत और छुआछूत की समाप्ति। पदवियों का अंत का मतलब होता है लेवल का अंत, यानी कि पदवी होना एक तरीके से भेदभाव का प्रतीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप विधायक के लड़के हैं, तो अगर आप ये चीज कहें कि एक मुझे टैग मिलना चाहिए कि विधायक का लड़का हूं, मुझे इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, तो अगर आपको इम्पोर्टेंस मिलता है तो दूसरे बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा। तो इसी वजह से पदवी का अंत कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पदवी का लेवल लगाकर कोई भी कार्य नहीं करवाएगा। ठीक है, आप अगर अपने कार्य कराना चाहते हो तो विदाउट लेवल कराइए, ठीक है, क्योंकि आप एक नॉर्मल व्यक्ति बन के कराइए, ठीक। लेकिन जहाँ पे अधिकारों की बात आ जाती है, जहाँ पे जिम्मेदारियों की बात आती है, वहां पे अगर लगा रहे हो तो वो दूसरी बात है। इसके साथ साथ छुआछूत, पहले के टाइम में लोग, बड़े लोग छोटे लोगों को छूने से भी कतराते थे, तो इन चीजों की समाप्ति कर दी गई है। आगे समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में। तो 19 में कहा गया भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, ये सारी बातें 19 में लिखी गई है। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकता है। इसमें यह है कि वो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचे। ठीक है, आगे समझते हैं। अनुच्छेद 20 में भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रहने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है एवं अपने अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यक्ति अपनी जीवन का रक्षा कर सकता है और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि शरीर की रक्षा कर सकता है। अभियुक्तों एवं सजा पाए लोगों को अपने सुरक्षा हेतु उपाय करने की स्वतंत्रता। अभियुक्तों का मतलब होता है एक तरीके से मुजरिम। जो व्यक्ति मुजरिम होता है उसको अभियुक्तों कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो सजा पाए लोगों के पास भी अपने लिए अधिकार होता है, ठीक है, और वो भी अपना केस वेस लड़ सकते हैं, लड़वा सकते हैं ना, इस तरीके से। आगे समझते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका बात किया गया है 23 से 24 में। तो 23 में लिखा गया है बधुआ मजदूरी पर रोक, 24 में लिखा है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। कोई भी ऐसा कार्य है जो बहुत ही ज्यादा जोखिम है, उस पे आप बच्चों से कार्य नहीं ले सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे रोक लगा दिया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब ये है कि 25 से लेकर 28 में धार्मिक चीजों से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि आस्था और प्रार्थना की आजादी, कोई व्यक्ति किसी भी चीज में, किसी भी देवी देवता में, किसी भी मजहब में अगर अपनी आस्था रखता है तो वह स्वतंत्र है उस चीज को करने के लिए और अपनी प्रार्थना कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन, खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप समझ सकते हो कि विभिन्न प्रकार के जो पंडित हैं, विभिन्न प्रकार के जो संत हैं, साधु हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है, उन चीजों को उनके पास अधिकार होता है, क्योंकि ये कहा गया है कि आप धार्मिक मामलों के प्रबंधन और संस्था लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते बात है कि आप किसी भी मजहब के बारे में कोई गलत चीज नहीं कहेंगे। आप अपने मजहब के बारे में, आप अपने धर्म के बारे में बड़ाई कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे धर्म को गलत कहो, ये चीज सही नहीं है। आगे अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पे भी देखा जाए तो पहले के समय में धर्म कर्म करने के लिए भी पैसा देना पड़ता था, ठीक है, यानी कि जबरदस्ती देना नहीं पड़ता था बल्कि जबरदस्ती लिया जाता था। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया है।
और धार्मिक प्रचार या फिर किसी भी संप्रदाय को बढ़ाने के लिए कोई भी कर आपको नहीं मिलेगा, ऐसी बातें लिखी गई हैं। आगे अनुच्छेद 28, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बातें रखी गई है, यानी कि किसी भी स्कूल में किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा है, अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखना। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहा है वो अपनी भाषा को बोल सकता है, अपनी लिपि यानी कि संकेत को बनाए रख सकता है और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि भाषा धार्मिक अल्पसंख्यकों शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार देता है, यानी कि भाषा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा, यानी कि देखा जाए तो जिनकी संख्या भारत में कम है तो वो भी व्यक्ति अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों को शिक्षा दे सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उनके ऊपर कि किस तरीके से वो शिक्षा देते हैं, लेकिन वैसी शिक्षा दे जो प्रशासन चलाने में सहायक हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर हम बिहार से हैं और सारी चीज़ें अगर भोजपुरी में लिखी हो तो चलो मैटर नहीं करता है कि भोजपुरी में लिखा हुआ है, पढ़ तो लेंगे लेकिन क्या आप उसका यूज़ कहीं कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करो जो एक तरीके से कॉमन हो, जैसे हिंदी हर जगह पे कॉमन है तो इसलिए हिंदी यूज होता है। इसके साथ साथ मोस्टली कॉमन है, इसके साथ साथ इंग्लिश देखते हो कि हर एक जगह पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हालांकि आप अल्पसंख्यक हैं तो अपने धार्मिक चीज़ों को बचाने रखने के लिए, भाषा को बचाए रखने के लिए आप शिक्षा संस्थान में वो चीज़ें करवा सकते हो। जैसे लोग देखते हो कि पंजाब में है तो पंजाबी पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में तो मराठी पढ़ाते हैं, अगर वो पढ़ाएंगे नहीं तो उनकी लैंग्वेज धीरे धीरे भूलती जाएगी। ठीक है, आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं और जिसे रिट भी कहा जाता है। देखिए अगर कहा जाए कि ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अगर हनन का मतलब होता है कि कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और ये जाने का आपके पास अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊंचा कोर्ट होता है वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, और वो रिट जारी करेंगे और आपके अधिकार को लागू करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं। नोट करने वाली क्या बातें हैं? अनुच्छेद F जिसको कहते थे संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया है और संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए हृदय और आत्मा की जरूरत होती है बहुत ही ज़्यादा, बिना इसके व्यक्ति जी नहीं सकता, इसी प्रकार से संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन है। तो इसी वजह से अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार करके देखिए, सारी चीज़ आपको अच्छी लगेगी। और आपको पीडीएफ लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्टों का आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी वीडियो कैसी लगी है वो लाइक करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।